टीपीएस लर्निंग के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज परीक्षा की तैयारी में एक पिछले एग्ज़ाम जिसको सेंटअप एग्ज़ाम कहते हैं उसका मैं लाया हूँ। इसको एक नज़र देखें, शायद यह परीक्षा में आपको बेहतर अंक लाने में थोड़ी मदद करे और ज्ञान की वृद्धि में भी मदद कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सेंटअप परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और इनके वास्तविक उत्तर क्या थे, उसे जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें आपको 1 से 70 तक प्रश्न किए गए हैं और 35 प्रश्नों का उत्तर आपको देने के लिए कहा गया है। कितने आंसर देने के लिए कहा गया है? 35 उत्तर देने के लिए कहा गया है। ठीक है, ये देखिए 35 और 70 वो है। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? पूछा गया है, कौन सी ग्रंथि पुरुष प्रजनन अंग से संबंधित है? कौन सी ग्रंथि पुरुष प्रजनन अंग से संबंधित है? तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर चले। अगला प्रश्न है, अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है। अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अंडोत्सर्ग। क्या होगा? अंडोत्सर्ग। स्खलन नहीं होगा, उत्सर्जन भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और तीसरा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? हमारे शरीर में कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन बनाती है? तिल्ली, यकृत, अग्नाशय या पीयूष ग्रंथि? बताइए। तो तीसरा का अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा अग्नाशय जो है इंसुलिन बनाती है, और यदि ना बनाने लगे या इसमें कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज़ की बीमारी होती है, आप याद रखेंगे। ओके, पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के अत्यधिक स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? पीयूष ग्रंथि, जिसे और किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ता है? लंबाई में अत्यधिक वृद्धि होती है, शरीर का संतुलन विकास होता है, शरीर का टेढ़ापन होता है, या इनमें से सभी होता है? तो पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक होने से बच्चों में लंबाई अत्यधिक वृद्धि होती है। ठीक है, लंबाई में अत्यधिक वृद्धि होती है। आपका अप्रोप्रिएट आंसर ये होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, हाथों की स्वच्छता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? हाथों की स्वच्छता यानी हाथ की सफाई क्यों करते हैं भोजन करने से पहले? ठीक है, या कोई भी काम करने के पहले। तो हाथों पर लगे सूक्ष्म जीवों को कम करना, हाथों को साफ रखना, नाखूनों को साफ रखना, या इनमें से सभी? प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आप इसका आंसर तो बिल्कुल आराम से दे सकते हैं, इनमें से सारे उद्देश्य की पूर्ति करती है हाथों की सफाई। ठीक है, देखिए, प्रश्नों का उत्तर सभी को देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पहला प्रयास करना चाहिए कि कौन कौन से प्रश्न के उत्तर हम बेहतर तरीके से जानते हैं, इसलिए स्पीडली आप पूरे प्रश्न पत्र को धड़ाधड़ 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 स्पीड से पढ़ें, और जिसका आपको अप्रोप्रिएट आंसर पता है सबसे पहले उसको टिक लगाएं, टोटल काउंट करें कितने प्रश्नों को आपने उत्तर दे लिया है, इसके बाद फिर पुनः दिमाग लगाएं कि और कितने प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आपको पता चल जाएगा, आप अच्छे मार्क कर पाएंगे, क्योंकि यह बहुत ही आसान होता है
कि आपको 70 में से मात्र 35 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। यह बहुत ही अच्छी बात है। सरकार चाहती है कि आप बेहतर करें। ठीक है, चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? मतलब पर्यावरण प्रदूषण नहीं के बराबर होता है। तो पेट्रोल से तो धुआं निकलता ही है, लकड़ी से भी निकलता ही है, कोयला से भी निकलता है, लेकिन हाइड्रोजन से धुआं नहीं निकलता है। ये पानी बन जाता है जलने के बाद। ठीक है, तो किसमें आप समझ गए होंगे, हाइड्रोजन होगा आंसर। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन जल को प्रदूषित करता है? तो जल को प्रदूषित कौन करेगा? कीटनाशक करता ही है, औद्योगिक जल करता ही है, मानव की गतिविधियां करती ही हैं, है ना, इनमें से सभी। तो आप समझ गए होंगे कि इनमें से सभी हो जाएगा। बस ध्यान से पढ़ना जरूरी है। आप अगर ध्यान से पढ़ रहे हो फिर समझ लो कि कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बिल्कुल आप सही आंसर डालेंगे। गांव की सफाई का क्या लाभ है? स्वच्छ वातावरण, कम प्रदूषण, बीमारी युक्त, या इनमें से सभी? तो जाहिर सी बात है, इनमें से सभी। गांव की सफाई से सभी तरह के फायदे हैं। गांव की सफाई से सभी प्रकार के फायदे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जल जनित बीमारी है? अब बताओ, जल जनित बीमारी मतलब गंदे जल के कारण बीमारियां होती है। पहला है आंत्र ज्वर, जिसको टाइफाइड बोलते हैं, हैजा, जिसको कोलरा बोलते हैं, डायरिया, या इनमें से सभी? तो क्या होगा आंसर? जी, बहुत लोगों ने दिया होगा। ये सारी बीमारियां गंदे जल के कारण होती है। आपको अगर नहीं जानते हैं तो याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट, पेट संबंधी रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है? पेट संबंधी रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है? वायु प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के कारण, मृदा प्रदूषण के कारण, या ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है? बताइए, पेट संबंधी रोग किसके कारण होगा? मृदा प्रदूषण के कारण नहीं, वायु प्रदूषण के कारण नहीं, ध्वनि प्रदूषण के कारण नहीं, बल्कि क्या होगा? जल प्रदूषण के कारण पेट संबंधी रोग होते हैं। अभी अभी आपने 3 बीमारियों के नाम बताए थे आपको। कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करता है? वो कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, या इनमें से सभी? या इनमें से सभी? बताइए, ऊर्जा कौन देता है? ऐसे मुख्य तौर पर अगर इनमें से सभी नहीं रहता तो आपके उत्तर होते कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, लेकिन इनमें से सभी जब आंसर दे दिया है तो ये सारे मिल करके शरीर को ऊर्जावान करने का प्रयास करते हैं, इसलिए आपका आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे संपूर्ण आहार कहा जाता है? संपूर्ण मतलब एक चीज खाओ और सारे चीजों की पूर्ति हो जाती है। बहुत ही आसान सा सवाल है। तो देखिए, दूध। दूध, बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चे को क्या खिलाते हैं? दाल भात चोखा चटनी अचार? नहीं, केवल दूध पिलाते हैं और दूध से उसका संपूर्ण पोषण मिल जाता है। इसीलिए दूध को संपूर्ण आहार भी कहा जाता है, दही, मक्खन या घी को नहीं। नेक्स्ट, एग मार्क हो गया। 13वां प्रश्न की ओर चलते हैं। एग मार्क, एग मार्क आपने देखा होगा, एग जैसा छापा हुआ रहता है, गोल, है ना, और उसके चरखुट किया हुआ रहता है और वो हरा रहता है और लाल प्रकार का रहता है। ठीक है, वो 2 प्रकार का होता एग मार्क दिया जाता है। तो आपको बताना है कि कृषि पदार्थ पर या इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ पर या पेय पदार्थ पर किस पर वो एग मार्क दिया जाता है? कौन से उत्पाद पर एग मार्क दिया जाना जरूरी होता है? बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा कृषि उत्पाद पर। कृषि उत्पाद मतलब कृषि से जो चीज़ बना है, जो भी उत्पाद बना है उस पर आपको एक मार्क देखने को मिल जाएगा। अब जैसे देखो, आप कोई भी पदार्थ खा रहे हो
खाने वाला पदार्थ खरीद रहे हो तो आप उसमें खोजना कि अगर वो जानवर के द्वारा, जानवर का अंश होगा, जैसे अंडा वगैरह मिला हुआ होगा या कुछ उसमें मांस मिला हुआ होगा तो रेड कलर का वो एग मार्क होगा। और यदि वनस्पति से बना हुआ होगा, यानी पेड़ पौधे के द्वारा के पदार्थों को मिलाकर के अगर वो खाद्य पदार्थ बना हुआ होगा तो उसमें वो ग्रीन कलर का एग मार्क दिखाई देता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ISI मार्क उत्पाद है? ISI एक प्रकार का मार्क होता है। आप ज़्यादातर देखे होंगे कि लोहे से बने सामान पर यह मार्क दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप कभी पाइप खरीदो, देखो उसमें SI मार्क डाला हुआ रहता है। अब यहाँ पर आपके सामने है गैस चूल्हा, जैम, सोना, घी। तो आपका आंसर हो जाना है गैस चूल्हा, लोहे का बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन अपमिश्रण का एक प्रकार है? अपमिश्रण मतलब होता है मिलावट। अपमिश्रण मतलब मिलावट। तब मिलावट कैसे होगा? तो नकली को असली बताकर बेच रहे हैं तो भी समझो मिलावट है। बासी को ताज़ा बनाकर होटल वाले बेचते हैं, वह भी समझ लो कि मतलब अब अपमिश्रण है या उसमें मिलावटी है। गलत लेबल लगा करके अगर बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ गलत बनाए हैं, तब तो गलत लेबल लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये उपरोक्त सभी आपका आंसर होने वाला है, यानी अपमिश्रण का एक प्रकार है इनमें से सभी। ये सभी जो है सो अपमिश्रण है। अगला प्रश्न है, आहार आयोजन का महत्व है। आहार आयोजन का महत्व है। आहार आयोजन का मतलब होता है आहार, समझ रहे हैं ना? तो परिवार के लिए जरूरी होता है और अपने लिए होता है। पड़ोसियों के लिए आहार आयोजन करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो कभी कभार होता है। कब? जब कोई न्योता बुलाते हैं तब। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर A और C सही होगा। तो ये इसके आप आंसर देंगे D। ठीक है, आहार आयोजन परिवार के लिए जरूरी है और स्वयं के लिए जरूरी है। इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का पशु स्रोत है? मतलब पशु से वह प्राप्त पदार्थ होता है। तो दाल, दाल प्रोटीन मिलता है, अधिक मात्रा में मिलता है, इसीलिए दाल खाना चाहिए। फलियां, ठीक है, इसके बाद दूध और सोयाबीन। तो दाल, फलियां, सोयाबीन ये सभी पौधे से प्राप्त होते हैं। दूध जो मिलता है वो क्या चीज़ से मिलता है? पशु से मिलता है। तो दूध हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही सिंपल और आसान प्रश्न होते हैं, बस केवल ध्यान से पढ़ना होता है। ध्यान से पढ़ेंगे तो पक्का आपके आंसर एकदम से परफेक्ट 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 होने वाले हैं। बस ध्यान से और जल्दी जल्दी पढ़ने की कला आपको सीखनी है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग हानिकारक होता है? घी का, मसाले का, सोडा का या नमक का? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सोडा का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए, पेट फुलाने का, जैसे इधर पदार्थ को फुलाने में काम आता है उस तरह से पेट को भी फुलाने में काम आता है। ठीक है, इसलिए ये अच्छी बात नहीं है। घी ठीक है, मसाले भी ठीक है, नमक भी ठीक है, तो हानिकारक है सोडा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भोजन के भंडारण को प्रभावित करता है? भोजन के भंडारण यानी भोजन को सुरक्षित रखने को प्रभावित करता है। तो कच्चे माल का प्रकार, यदि कच्चा है तो खराब होने की संभावना बनती है। कच्चे माल की गुणवत्ता, कच्चा माल टाइप में है तो प्रभावित करेगा। पैकेजिंग की विधि, अगर सही तरीके से पैक नहीं किया गया है, हाइजीनिक करके पैक नहीं किया गया है तो भी वह खराब हो सकता है। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा इनमें से सभी। इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं और 20वां कहता है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूध में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? दूध में जीवाणु पाए जाते हैं, है ना, उनको नष्ट करने के लिए किया जाता है। एकदम एक लाइन में आप याद रखिए, पाश्चुरीकरण किया जाता है। ठीक है, पाश्चुरीकरण एक निश्चित ताप पर दूध को गर्म किया जाता है निश्चित समय के लिए, इसे ही पाश्चुरीकरण कहा जाता है।
हिमीकरण का मतलब होता है फ्रीज में रख देना। तो दूध को फ्रीज में रख देने से जीवाणु नष्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। पहले पाश्चुरीकरण किया जाता है, इसके बाद उसको हिमीकरण किया जाता है, यानी कि तब फ्रीज में रखा जाता है और फ्रिज में रख करके मार्केट सप्लाई वगैरह किया जाता है। ठीक है, विकिरण भी नहीं होगा, पाश्चुरीकरण होगा। नेक्स्ट, खाना पकाने की सबसे अस्वास्थ्यकर विधि क्या है? अस्वास्थ्यकर मतलब खराब विधि। ठीक है, तो खराब क्या है? तलना, बेकिंग, भूनना या उबालना। तो स्वास्थ्यकर जो विधि होगा इसमें, अगर स्वास्थ्यकर पूछ देगा तो उबालना सबसे अच्छा विधि माना जाता है। ठीक है, स्वास्थ्यकर अगर पूछेगा तो उबालना आपका आंसर होगा, लेकिन अ लगा देगा यानी अस्वस्थकर अगर लगा देगा तब आपका हो जाएगा तलना। यानी कोई भी पदार्थ को तल करके जब आप बनाते हैं तो वह एक अच्छा विधि नहीं है, जो ज़्यादातर शादी ब्याह में आपको देखने को मिलेगा कि चीज़ों को तल करके इसके बाद बनाया जाता है। ठीक है, तो वह अस्वस्थकर विधि होता है, वो स्वास्थ्यकर विधि नहीं होता है। सबसे अच्छा विधि कौन होता है? जी बिल्कुल सही, उबाल करके अगर कोई भोजन पका रहे हैं तो ये सबसे अच्छा है। जैसे मोमो वगैरह बनाया जाता है, या तो फिर और भी पदार्थ हैं, आप जानते ही होंगे कौन कौन से पदार्थ उबाल करके बनाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन भोजन का कार्य है? भोजन का काम क्या होता है? तो शरीर को स्वस्थ रखना होता है, शरीर को ऊर्जा देना होता है, शरीर का विकास करना होता है, या इनमें से सभी? जाहिर सी बात है, इनमें से सभी। भोजन के आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं? भोजन के आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं? घटकों मतलब हो गया कंपोनेंट, घटकों मतलब कंपोनेंट। ठीक है, तो घटकों को क्या कहते हैं? वसा कहते हैं कि पोषक तत्व कहते हैं कि खनिज कहते हैं कि पदार्थ कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सबसे उचित आंसर होगा पोषक तत्व कहते हैं। वसा एक पोषक तत्व है, खनिज पदार्थ एक पोषक तत्व है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा पोषक तत्व कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न 24वें प्रश्न की ओर चलते हैं। और प्रसवोत्तर देखभाल महत्वपूर्ण है। प्रसवोत्तर का मतलब होता है प्रसव के बाद का समय। तो प्रसव के बाद माँ के लिए देखभाल महत्वपूर्ण होता है या बच्चे के लिए? तो नॉर्मल सी बात है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है, दोनों का देखभाल जरूरी होता है। नहीं तो दोनों को खतरा हो सकता है, माँ को संक्रमण का खतरा हो सकता है, बच्चे को भी संक्रमण का खतरा हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए दोनों का देखभाल बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट, महिला प्रजनन तंत्र में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? महिला प्रजनन तंत्र में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है कि अंडाशय में होता है कि योनि में होता है या फैलोपियन ट्यूब में होता है? तो आप इसे याद रखें, फैलोपियन ट्यूब में होता है। क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब याद रखिए, फैलोपियन ट्यूब में अंडे का निषेचन होता है। ओके, 6 माह के बच्चे को कौन सा आहार देना चाहिए? 6 माह के बच्चे को कौन सा आहार देना चाहिए? तो जाहिर सी बात है, आप घर में देखे होंगे तरल आहार दिया जाता है। तरल मतलब ढीला ढाला, जैसे माड़ हो गया, जैसे दाल का पानी हो गया, ये सब तरल आहार कहलाता है। तो अर्ध तरल आहार थोड़ा समय बाद, ठोस आहार कम से कम 1 आध साल बाद, जब उसके दांत वाँत निकल जाते हैं तब। ठीक है, नेक्स्ट, कहता जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर में कमी, शिशु मृत्यु दर में कमी, सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना, या इनमें से सभी? प्रश्न पढ़ते ही आप इसका आंसर दे सकते हैं, इनमें से सभी का उद्देश्य है। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, नेक्स्ट, शिशुओं को स्तनपान कब शुरू कराना चाहिए? थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। प्रसव के तुरंत बाद कोई ज़रूरी नहीं है,
जन्म के 1 घंटे बाद, कोई ये निश्चित करना गलत बात है कि 1 घंटा बाद तुरंत करवा दो। जरूरी थोड़ी है कि बच्चा आया और उसे तुरंत भूख लग जाएगी, ऐसा नहीं है। आप एक बार खा लेते हो या खाए हुए रहते हो तो आपको तुरंत भूख लगती है, ऐसा नहीं है। गर्भनाल से उसे भोजन लगातार मिल रहा होता है। ऐसी स्थिति में आपका अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो होगा जन्म के 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर जब भी लगे कि बच्चे को भूख लग गई है, उसके बाद उसको स्तनपान करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता निम्न में से कौन नवजात शिशु का निरंतर देखभाल नहीं है। नवजात शिशु का निरंतर देखभाल नहीं है। दूध पिलाना निरंतर पिलाना पड़ता है तो निरंतर देखभाल हो गया। चिकित्सीय जांच निरंतर करते रहना चाहिए ताकि बुखार आ रहा है कि क्या हो रहा है हमेशा। देखो पहले स्तर पर ऐसा नहीं कि डॉक्टर ही जांच करता है, पहले स्तर पर माँ चेक करती है कि उसे किसी तरह का दिक्कत है क्या, पिता चेक करते हैं कि किसी तरह का दिक्कत है क्या। तो गर्भनाल काटना जो है यह बार बार नहीं करना होता है, केवल एक बार करना होता है, इसीलिए यह निरंतर देखभाल के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, नहाना जरूरत पड़ने पर हमेशा उसकी जरूरत पड़ती है, 4 दिन पर 5 दिन पर, है ना। तो गर्भनाल काटना इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। आगे चलते हैं। 30वें प्रश्न है नवजात शिशु के जन्म के 48 घंटे के भीतर, नवजात शिशु के जन्म के 48 घंटे के भीतर कौन सा टीका लगाया जाता है। तो एक लाइन में याद रखें, बीसीजी का टीका लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? बीसीजी का टीका लगाया जाता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक रंग है। एक होता है प्राथमिक रंग और एक होता है द्वितीयक रंग। प्राथमिक रंग वह होता है जो मतलब पहला रंग होता है, ठीक है। और द्वितीयक मतलब रंगों को मिला करके जो रंग का निर्माण होता है इसे द्वितीयक रंग कहते हैं। रंगों को मिला करके जब होता है दूसरे रंग का निर्माण तो उसे द्वितीयक रंग कहा जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है द्वितीयक रंग इनमें से कौन है। तो द्वितीयक रंग में आप याद रखिए कि नारंगी, बैगनी और हरा जो है इसे द्वितीयक रंग कहा जाता है, द्वितीयक रंग कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न है 32वां, किस प्रकार का ऋण विशेष रूप से छात्रों के लिए बनाया गया है। छात्रों को कौन सा ऋण दिया जाता है? तो व्यक्तिगत ऋण नहीं, कारोबार का ऋण कारोबारी के लिए होगा, शिक्षा ऋण विद्यार्थियों के लिए होगा, गृह ऋण घर बनाने वालों के लिए होगा। कितना आसान सा प्रश्न है, शिक्षा ऋण आपका आंसर हो जाएगा। ब्याज की दर सबसे अधिक किस प्रकार के खाते में दी जाती है। ब्याज कब सबसे ज़्यादा दिया जाता है? चालू खाते में? नहीं, कम दिया जाता है। बचत खाते में? चालू खाते में तो बिल्कुल नहीं दिया जाता है, बचत खाते में थोड़ा दिया जाता है। सावधि जमा जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है, ये देखो जो चीज़ हिंदी में ना समझ में आए उसको अंग्रेजी में आप संभवतः जानते होंगे। तो फिक्स डिपॉजिट इसमें सबसे ज़्यादा दिया था। आवर्ती जमा मतलब जिसमें आप महीने महीने या साप्ताहिक साप्ताहिक पैसा जमा करते हैं उसको आवर्ती जमा कहते हैं, या 6 महीने पर या 3 महीने पर जमा करते हैं उसे क्या कहते हैं? आवर्ती जमा कहते हैं। तो आपका सबसे ज़्यादा कब मिलेगा? जब एक लंबे समय तक आपका पैसा अगर जमा है ना, और फिक्स है तो उसमें सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है ना, ब्याज। तो फिक्स डिपॉजिट आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। और आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक आय है। निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक आय है? तो वेतन, किराया, मजदूरी या इनमें सभी। तो मौद्रिक मतलब हो गया मोनेटरी इनकम, यानी कि आपको कहीं से भी जो इनकम आ रही है, मतलब आप रुपया कमा रहे हैं तो यह आपकी मौद्रिक इनकम कहलाती है। ठीक है, तो आप इनमें से सभी को आंसर देंगे। ओके, निम्नलिखित में से कौन बचत का एक प्रकार है। अनिवार्य बचत, बचत कहीं हो गया। स्वैच्छिक बचत मतलब अपने आप से हम बचत कर रहे हैं, यह भी एक बचत का प्रकार है। ए बी दोनों
जाहिर सी बात है ए बी दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अवधि के आधार पर बजट किस प्रकार का हो सकता है? अवधि के आधार पर बजट किस प्रकार का हो सकता है? अवधि के आधार पर बजट किस प्रकार का हो सकता है? दैनिक बजट, मासिक बजट, वार्षिक बजट या इनमें से सभी? तो अवधि, अवधि मतलब होता है समय, अवधि मतलब समय, ठीक है। तो अवधि के आधार पर ये आप में कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। तो सभी है, कोई दिक्कत नहीं, इनमें से सभी जो हैं ये सभी बजट के ही प्रकार हैं। दैनिक बजट यानी रोज का बनाएंगे कि आज कितना खर्च करना है। मासिक बजट माने महीने में कितना खर्च करना है, कैसे के किन किन बातों पर खर्च करना है। वार्षिक बजट यानी साल भर में कौन कौन से काम करने हैं, उसमें कितने पैसे खर्च होंगे, तो उनका जो बजट बनता है उसको वार्षिक बजट कहते हैं। तो सारे के सारे जो हैं सो होंगे, यानी डी आंसर आपका सही होगा। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वनस्पतिक तंतु नहीं है? वनस्पतिक तंतु का मतलब होता है प्लांट से नहीं आया है, प्लांट से नहीं आया है। तो कपास प्लांट से आया है, जूट प्लांट से ही आता है, रेशम एक कीड़ा से होता है, लीलन यह भी पौधे से आता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो रेशम, रेशम का भी उत्पादन किया जाता है, लेकिन है ना, ये किसमें कीड़े का उपयोग किया जाता है, कीड़े का लार्वा से होता है, इसलिए रेशम जो है वनस्पति तंतु नहीं होगा, बल्कि वो जंतु का तंतु होगा, ठीक है। जंतु का तंतु यानी कि जानवर से प्राप्त हुआ है। ओके, कपड़ों के फैशन से ज़्यादा असर किस पर देखने को मिलता है? कपड़ों के फैशन का ज़्यादा असर, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, किशोरों पर सबसे ज़्यादा होता है। चटक मटक कपड़े कौन सबसे ज़्यादा पहनते हैं? तो जाहिर सी बात है किशोर, यानी कि युवा जो है सो ज़्यादा इस तरह के कपड़े। छोटे बच्चे का नहीं, बुजुर्गों, छोटे बच्चों का कोई बहुत ज़्यादा रुचि नहीं होती है। अब हल्का होने लगा है, देख देख करके सीखते हैं बच्चे। लेकिन किशोर अप्रोप्रिएट आंसर होगा। बुजुर्ग विशेष नहीं होता है, सिंपल कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। चलिए, किस बैक्टीरिया के कारण भोजन की विषाक्तता होती है? यह थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसका आंसर आप याद कर लें, साल्मोनेला, साल्मोनेला इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। आप इसको अच्छे से याद कर ले, ठीक है। तो साल्मोनेला जो है, यह जो है बैक्टीरिया है जिसके कारण भोजन विषाक्त होता है, ठीक है, ये बताए थे। इसके बाद आगे चलते हैं। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में भोजन की विषाक्तता जल्दी होती है? यानी भोजन जल्दी खराब होता है कब? जब वो कच्चा मांस हो तो जल्दी खराब हो जाएगा, अधपके अंडे हों तो भी जल्दी खराब होंगे, और दूध और डेयरी के उत्पाद हों तो भी वह दूध और डेयरी उत्पाद हों तो भी यह जल्दी खराब होने की संभावना होती है। तो इनमें से क्या होगा? तो इनमें से क्या होगा? पता तो है ही क्या होगा, जब सभी होगा तो सभी हो जाएगा, सिंपल। फलक किन कपड़ों पर नहीं लगाया जाता? अब देखिए, फलक कहने का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा अंग्रेजी पढ़ लो। स्टार्च बोलते हैं, तो स्टार्च का मतलब होता है कपड़े को कड़ा करने में, ठीक है। तो कपड़े को कड़ा करने का कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो सूती वस्त्र में किया जाता है, ज़्यादातर सूती वस्त्र में किया जाता है, लीलन में भी किया जाता है, ठीक है। तो ऊनी कपड़ा में नहीं किया जाता है, ऊनी कपड़ा में नहीं किया जाता है। ऊनी कपड़ा को कड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि उसके मुलायम बनाने के लिए ईजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, सिल्क हो गया, तो सिल्क में भी मिक्स अगर सिल्क रहता है तो उसमें भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कभी कभी सिल्क भी दे देता है, जो केवल सिल्क का होता है वो उसमें कड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो थोड़ा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन आपको होने की संभावना लगती है, लेकिन फिर भी आपको ऊनी कपड़ा देना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ऊनी कपड़ा ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा,
क्योंकि ऊनी में कभी स्टार्च की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वो जितना सॉफ्ट रहेगा उतना गर्म रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। और शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है? शुष्क मतलब ड्राई क्लीनिंग, शुष्क मतलब ड्राई क्लीनिंग। देखो यहाँ ड्राई क्लीनिंग है ना, ड्राई क्लीनिंग। तो शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है आपको यह बताना है। तो फ्रेंच चॉक का, मैदा का, टेल्कम पाउडर का, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी का उपयोग किया जाता है। मैदा लग रहा होगा कि नहीं होगा, है ना? तो मैदा का उपयोग किया जाता है। क्या दाग धब्बे होते हैं ना, उसको छुड़ाने में मैदा का उपयोग किया जाता है, और बाद बाकी बिना पानी के ही उसको रिमूव कर लिया जाता है। ठीक है, इसलिए मैदा का भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूती वस्त्र को निम्नलिखित में से किस पानी से धोना चाहिए? तो सूती वस्त्र को ठंडा पानी से भी धोना चाहिए, गर्म पानी से भी धोना चाहिए, गुनगुने पानी से धोना चाहिए, या इनमें से सभी पानी से धोना चाहिए? तो बिल्कुल सारे पानी से धोना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, ठंडा पानी से जेनमिन हम लोग धोते हैं, ठीक है। गर्म पानी से धोते हैं तो इसमें एक गड़बड़ी आने की संभावना होती है। क्या गड़बड़ी आने की संभावना होती है? कि कपड़े सिकुड़ने की संभावना होती है। क्या होती है? कपड़े सिकुड़ने की संभावना होती है। जबकि आप ठंडा पानी से धोएंगे तो कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं। लेकिन गर्म पानी के फ़ायदे ये हैं कि कभी कभी जीवाणुओं का नाश करने के लिए गर्म या गुनगुने पानी में धोना अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो कुछ फ़ायदे हैं गर्म पानी में धोने के, और कुछ हानि भी हैं। तो आवश्यकता अनुसार उसे ठंडा या गर्म पानी या गुनगुने पानी में धोया जाता है। नेक्स्ट, गर्मी के मौसम के लिए कौन सा रंग पर्दे के लिए उपयुक्त होता है? तो सोचो कि कौन सा रंग आपको देख करके शीतलता प्रदान होती है। तो सिंपल सी बात है कि आपको नीला रंग जब आप देखते हो तो आपको शीतलता यानी जल का अनुभव होता है। तो नीला रंग अप्रोप्रिएट आंसर आपका होगा। लाल, अगर अब अगर गर्मी बोलेगा ठंडा के मौसम में कौन सा रंग पर्दे का उपयुक्त होना चाहिए, तो फिर आपका लाल देख करके हीट का फीलिंग होता है। तो अगर बोलेंगे कि ये ठंडा में क्या होगा, तो फिर लाल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सूती ऊन एवं रेशम, सूती ऊन एवं रेशम किसके उदाहरण हैं? प्राकृतिक रेशे के उदाहरण है, कृत्रिम रेशे के उदाहरण है, विशिष्ट रेशे के उदाहरण है, या इनमें से सभी? बताइए। तो देखो, प्राकृतिक मतलब प्रकृति के द्वारा बना, कृत्रिम मतलब आदमी के द्वारा स्पेशल मशीन में बनाया गया, विशिष्ट मतलब उसमें खास तरीके का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सूती, सूती प्राकृतिक रेशा हो गया। ऊन भेड़ से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, जानवर से प्राप्त किया जाता है। रेशम ये भी कीट से प्राप्त किया जाता है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे? ये समझने वाली बात है कि ये प्राकृतिक रेशा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्राकृतिक रेशा कहलाएगा। अगला प्रश्न है, जब भोजन खराब हो जाता है तब निम्नलिखित में से परिवर्तन नहीं होता है। किसमें परिवर्तन नहीं होता है बताइए? गंध में परिवर्तन होता है, हाँ। रूप में परिवर्तन होता है, हाँ, उजला हो जाता है। स्वाद में परिवर्तन होता है, हाँ, खट्टा हो जाता है। तो क्या चीज़ में परिवर्तन नहीं होता है? तो मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। मात्रा यानी कि उसका वजन, क्वांटिटी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वो अगर आधा किलो का था तो आधे किलो का रहेगा, वो आधा किलो 100 ग्राम नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वनों की कटाई का सबसे अच्छा समाधान क्या है? वन की कटाई जरूरी है ना? किस लिए? लोगों को लकड़ी का फर्नीचर वगैरह बनाने में इसकी उपयोग होता है, तो लोग समझते हैं कि नहीं, कटाई ज़रूरी है। लेकिन अगर कटाई हो रही है तो इसका सबसे अच्छा समाधान क्या है? कटाई को रोक देना। ज़रूरत पड़ेगा तो लोग काटेंगे ही, ठीक है ना? तो यहाँ सबसे अच्छा उपाय है वन रोपण और पुनर्नवीकरण। यानी कि वन को रोपना, और पुनर्नवीकरण मतलब उसको पुनः उत्पादन होने के लिए छोड़ना। ठीक है,
अक्सर देखे होंगे कुछ पौधे जो हैं सो अगर बीच से कटिंग है, टूटे हुए हैं, तो उसमें नया पौधा बनने के लिए वो तैयार हो जाता है। वनों की कटाई का सबसे अच्छा समाधान है वन रोपण और पुनर्नवीनीकरण। ये दोनों दोनों स्थिति होगा तो 47 का आपका आंसर हो जाएगा क्या? सी। ओके, नेक्स्ट। प्रदूषित भोजन खाने से कौन सी बीमारियां होती है? प्रदूषित भोजन खाने से कौन सी बीमारियां होती है? एकदम से आसान सा प्रश्न है। तपेदिक होता है, टिटनेस होता है, पीलिया होता है या कुष्ठ रोग होता है? ये आसान बीमारी नहीं है, ये आसान क्वेश्चन आपका नहीं है। ये बहुत ही क्लिष्ट प्रश्न है क्योंकि इनमें से उपरोक्त सभी वगैरह नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो क्लिष्ट प्रश्न है और इसका आंसर आपको बता दें कि दूषित भोजन खाने से कौन सी बीमारी होती है। तो दूषित भोजन खाने से आप याद रखिए पीलिया की बीमारी होती है, तपेदिक की नहीं, टेटनस की भी नहीं और कुष्ठ रोग का भी नहीं। देखिए, अब तपेदिक जो होता है जिसको ट्यूबलोसिस बोलते हैं, है ना? नहीं, और टिटनेस जो होता है, तपेदिक जो होता है वो मतलब एक प्रकार का बुखार होता है। ठीक है, और टिटनेस जो होता है वो घाव कटने वगैरह से होता है। और कुष्ठ रोग जो होता है वो कहीं ना कहीं गंदगी के वजह से होता है, यानी कि खास करके श्वसन क्रिया के में के द्वारा यह जो है सो फैलता है। यह जो है सो एक प्रकार का मानव से मानव में फैलने वाली बीमारी है। तो ऐसी स्थिति में श्वसन को ठीक रखना है। मैं यानी कि अगर कुछ रोगी का इलाज कर रहे हैं तो अपना नाक को अच्छे से बांध करके रखें, यानी कि वो उसका डायरेक्ट जो है जीवाणु आपके अंदर ना प्रवेश कर पावे। तो पीलिया जो है सो आपका आंसर अप्रोप्रिएट आंसर होगा। आगे की ओर चलते हैं। हमारे दैनिक आहार में विटामिन ए की कमी का परिणाम होता है। अगर विटामिन ए हमारे शरीर में कम हो जाए तो क्या होगा? बेरी बेरी होगा? नहीं। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। रिकेट्स होगा? नहीं। रतौंधी होगा? हाँ, रतौंधी होगा। ठीक है, तो रतौंधी का मतलब होता है रात को कम दिखाई देना या आँख की रोशनी में धीरे धीरे कमी होना। यह जो है सो विटामिन ए का लक्षण है। व्यक्ति में रोग से लड़ने की क्षमता कहलाती है। व्यक्ति में रोग से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से मनुष्य की कौन सी ग्रंथि अधिक हार्मोन स्रावित करती है? तो सबसे ज़्यादा हार्मोन स्रावित करने वाला काम करता है पीयूष ग्रंथि, जिसे क्या बताए थे? एक प्रश्न इससे और था, है ना? तो पीयूष ग्रंथि जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यही सबसे ज़्यादा हार्मोन स्रावित करता है। क्यों? क्योंकि सभी बॉडी को सबसे ज़्यादा नियंत्रित करने का काम ये करता है। ठीक है, ओके। एस्ट्रोजन हार्मोन किससे स्रावित होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो अंडाशय से स्रावित होता है, मतलब अंडाशय से निकलता है। याद रखिएगा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो अंडाशय से स्रावित होता है। एड्रिनल ग्रंथि से नहीं, पिट्यूटरी ग्रंथि से भी नहीं, थायराइड ग्रंथि से भी नहीं। बूटीक किसे कहते हैं? तो बूटीक क्या है ना, वस्त्रों की बनावट नहीं, वस्त्रों के डिजाइन बनाने का काम करता है बूटीक। बूटीक एक प्रकार का छोटा सा दुकान होता है जो वस्त्रों के डिजाइन बनाने में और उसको बेचने में काम करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बूटीक किससे संबंधित है? तो वस्त्रों के डिजाइन बनाने से संबंधित है। वस्त्रों के डिजाइन बनाने से संबंधित है। आगे 54वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती है? विशिष्ट मतलब विशेष प्रकार के परिधान पहनने की जरूरत नहीं होती है। विवाह में तो विशेष
एक से एक विशेष लोग पहनते हैं। मृत्यु के समय नहीं पहनते हैं, देखो मृत्यु ही आ गया। जन्म के समय भी जो है सो किसी का जन्म होता है, पार्टी वार्टी मनाते हैं तो उस समय भी विशिष्ट होता है ना। पार्टी समारोह है उसमें भी होता है, ठीक है। तो ये होगा, मृत्यु के समय विशिष्ट की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह दूध से बने भोज्य पदार्थ का है। दूध से कौन कौन चीज़ बनेगा, तो लस्सी, केक नहीं बनेगा, पनीर बनेगा। और बी में है पनीर छेना लस्सी, बिल्कुल पनीर छेना लस्सी, पनीर भी बनता है दूध से, छेना भी बनता है और लस्सी भी बनता है, ठीक है। लड्डू, लड्डू नहीं बनता है। यहाँ काजू बर्फी, काजू की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। लड्डू, रसमलाई, रसमलाई तो बनता है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। सही से पढ़ेंगे आप सही आंसर देंगे, बिल्कुल आसान प्रश्न है। उपभोक्ता को घरेलू उपकरण खरीदते समय निम्नलिखित में से क्या देखना चाहिए। घरेलू उपकरण आप खरीद रहे हैं तो क्या देखिएगा, गारंटी कार्ड देखिएगा, बिल्कुल सही। सर्विस की सुविधा भी देखिएगा कि मुझे अगर कोई ख़राब होगा तो सर्विस की सुविधा घर पर मिलेगी या आसपास में कहीं मिल जाती है क्या। रसीद बहुत ज़रूरी है। तो आपका एकदम आसान सा प्रश्न था, इनमें से सभी होगा इसका आंसर। खाना पकाने की सही विधि का प्रयोग करने से प्राप्त होता है। खाना पकाने की सही विधि का प्रयोग करने से क्या मिलता है। अधिक स्वच्छता मिलती है, अधिक पौष्टिकता मिलती है, अधिक उपयोगिता मिलती है, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, आप दे सकते हैं आंसर इसका। तो अधिक पौष्टिकता मिलती है। अधिक स्वच्छता नहीं, स्वच्छता तो जरूरी है ही, लेकिन मिलता क्या है ना। खाना पका रहे हैं, अगर सही विधि से पका रहे हैं तो क्या मिलेगा, अधिक से अधिक पौष्टिक मिलेगा, पौष्टिक होगा वो। गलत तरीके से पकाएंगे तो क्या होगा, पौष्टिकता खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, क्षय रोग फैलने का माध्यम क्या होता है। क्षय रोग फैलने का माध्यम क्या होता है, ठीक है। तो क्षय रोग फैलता है वायु से, भोजन से, मिट्टी से, या इनमें से सभी से। क्षय रोग जिससे शरीर का क्षय हो जाता है, ठीक है। तो यह क्षय रोग जिसे टीबी भी कहा जाता है, ठीक है, टीबी भी कहा जाता है। तो यह वायु से फैलता है, यानी जिसके पास, जिसको टीबी हो जाए ना, उसके आसपास थोड़ा बैठना उठना कम कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यह वायु के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। नेक्स्ट, कौन सा कार्ड आपको असीमित खरीदारी देता है। असीमित मतलब अनलिमिटेड, अनलिमिटेड आप खरीदारी कर सकते हैं, मतलब जो चाहो सो खरीदो, जो चाहो सो खरीदो, जो चाहो सो खरीदो। ऐसा कोई कार्ड नहीं बनता है भाई साहब। ना डेबिट क्रेडिट कार्ड बनता है, ना डेबिट कार्ड बनता है, इनमें से दोनों कोई नहीं बनता है, ठीक है। ऐसा कोई कार्ड नहीं बना है जो असीमित खरीदारी करने के लिए दे। क्रेडिट कार्ड वो होता है जो इसमें निश्चित दिया जाता है कि आप इसमें 500 तक, ये 2000 तक या 25,000 तक खर्चा कर सकते हैं, उसमें ऑलरेडी फिक्स्ड रहता है। डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड से वही उतना ही पैसे आप खर्च कर सकते हैं जितना आपके अकाउंट में है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं निश्चित है वो, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं आपका होगा आंसर। हमें अपनी बचत को बैंक में रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए बैंक में, क्योंकि यह सुरक्षित होता है, इससे ब्याज मिलता है, बिल्कुल सही। किसी भी समय इसे निकाला जा सकता है, बिल्कुल सही। तो क्या होगा आंसर, तो जब सब सही हो गया तो आंसर क्या होगा जी, इनमें से सभी। यानी सारे प्रश्नों को, सारे उत्तरों को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। बिना सारे ऑप्शन को पढ़े हुए उत्तर ना दें। सारे उत्तर, सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेंगे, यानी सारे उत्तरों को अच्छे से पढ़ लेंगे, चारों विकल्प को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका आंसर गलत होने की संभावना कम जाती है। जन्म के समय बच्चे को क्या कहा जाता है। यह सेम सेम चीज़ 3-4 बार इसी प्रश्न में कहीं ना कहीं छुपा हुआ था। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉन्शियस होकर पढ़ेंगे तो आपका इन्हीं प्रश्नों में कहीं ना कहीं जवाब इसका था कि जन्म के समय बच्चे को क्या कहा जाता है। नवजात शिशु, बच्चा, इनमें से सभी क्या कहा जाता है जी, नवजात कहा जाता है। नवजात शिशु, नवजात शिशु, नवजात शिशु, है ना, सुने हैं ना। तो केवल शिशु नहीं, नवजात कहा जाता है। ओके नेक्स्ट,
किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? किस तत्व की कमी के कारण घेंघा होता है? तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। घेंघा आयोडीन की कमी से होता है, जो कि आपको इससे पहले भी हम बताएं। आयोडीन की कमी से घेंघा होता है ना। किस रेशे में जल को सोखने की क्षमता सबसे अधिक होती है? रेशे मतलब किस प्रकार का रेशा में? तो कपास के रेशे में यानी सूती कपड़ा, ऊन यानी ऊनी कपड़ा, रेयॉन यानी रेयॉन का कपड़ा, और सिल्क, सिल्क मतलब समझ ही रहे हो। चलो बताओ। इसमें इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इसमें सीधा सीधा लगता है कि कपास आंसर होगा, है ना। कपास होगा यानी कि सूती कपड़ा। सूती कपड़ा की क्वालिटी ये है कि वह पसीने को बहुत जल्दी सोखता है। ठीक है। अगर अगर इस प्रश्न में रहता कि किस रेशे में जल जल्दी सोखता है, अगर जल्दी इसमें शब्द डाल देते तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर होता है कपास। ठीक है। यानी सूती कपड़ा बहुत जल्दी पानी को सोखता है। ठीक है। लेकिन पूछ रहा है जल सोखने की क्षमता सबसे अधिक होती है, यानी सबसे ज़्यादा जल कौन अपने में रख सकता है। तो आप दोनों कपड़ा धो, एक सूती कपड़ा धो और एक ऊनी कपड़ा धो, बोलो कौन भारी होगा? जाहिर सी बात है ऊन भारी होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऊन। यानी सबसे ज़्यादा सोखने की क्षमता होती है ऊन में। और ठंड के समय में क्या होता है, वातावरण में जल की मात्रा बहुत अधिक होती है। और जब बहुत अधिक होती है तो ऊनी कपड़ा इसीलिए पहना जाता है ताकि वो बाहर का जो ठंडक है वो ऊन ऑब्जर्व करके खुद रखे और अंदर तक वो न जाने दे, यानी ठंडक को अंदर तक न जाने दे। इसीलिए ऊनी कपड़ा ठंड में भी पहना जाता है। तो अप्रोप्रिएट आंसर आपका होने वाला है ऊन। ठीक है। सूती नहीं। सूती कपड़ा रहता अगर तेजी से सोखने का काम केवल करता है तो कपास। ठीक है। तो ऊन सबसे ज़्यादा पानी सोखता है। नेक्स्ट। कपड़ों पर कौन सी धारियां आपको लंबा दिखाएंगी? कपड़े पर आपको अगर लंबा दिखना है तो किस प्रकार की धारियां शरीर पर दिखनी चाहिए? तिरछी धारियां दिखनी चाहिए, कि चक्र टाइप में दिखना चाहिए, कि लंबी खड़ी दिखनी चाहिए, या चौड़ी दिखनी चाहिए? तो एकदम से लॉजिकल क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिए। लंबी और खड़ी, अगर लंबी लंबी लाइन दिख रही है तो आप लगेंगे कि आप थोड़ा लंबे कद के आदमी हो। ठीक है। किसी के अनुपात में अगर खड़ा हो जाते हैं तब फिर पता चल जाएगा। लेकिन अगर सिंगल अगर हैं, जैसे लड़कियां अक्सर क्या होती है कि साड़ियां जब पहनती हैं तो थोड़ा लंबा दिखती हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें लंबी लंबी धारियां नजर आती है। ठीक है। तो लंबी एवं खड़ी जो रेखा होगा उससे लंबा आप दिखेंगे। प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है। तो प्राकृतिक तरीके से, यानी प्राकृतिक रोग, तो प्राकृतिक होता है तो प्राकृतिक तो जाहिर सी बात है कि जन्मजात होगा। प्राकृतिक का मतलब क्या? जन्मजात, है ना। दवा तो हो गया कृत्रिम तरीके से प्रतिरोधक क्षमता, टीका भी हो गया कृत्रिम तरीके से प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है। लेकिन प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है तो प्राकृतिक तरीके से क्या आती है? तो जन्मजात आती है। ठीक है। प्रतिरोधक क्षमता तीनों है ना। केवल अगर प्राकृतिक हटा देता इस प्रश्न में तो प्रतिरोधक क्षमता आती है, अगर ये रहता तो आपका आंसर हो जाता डी। लेकिन अगर प्राकृतिक डाल दिया है तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए। इसीलिए बोलता हूँ कि प्रश्न को संभल करके पढ़ना है, यानी प्रश्न को स्पीड में तो पढ़ना ही है लेकिन अच्छे से संभल करके पढ़ना है, यानी उसके सही अर्थ आपको पता होना चाहिए। शरीर की नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होती है। शरीर में नई कोशिका का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन करता है, सोडियम करता है, क्लोरीन करता है, या गंधक करता है? तो आप याद रखें, कई बार बताया गया है कि प्रोटीन ही कोशिकाओं का निर्माण करता है। यानी बढ़ते हुए बच्चों को सबसे ज़्यादा मात्रा में जो उसके भोज्य पदार्थ में होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए। तो प्रोटीन अगर पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तो बच्चे का सही विकास होगा, और प्रोटीन की कमी हो जाती है तो बच्चे का सही विकास नहीं हो पाता है। ठीक है। प्रोटीन बहुत ज़रूरी चीज़ है। नेक्स्ट।
अगला प्रश्न कह रहा है संतुलित आहार के अवयव हैं। संतुलित आहार के अवयव कौन है? अवयव मतलब कंपोनेंट। तो प्रोटीन व वसा संतुलित आहार है। विटामिन व खनिज लवण ये भी है। कम कार्बोज यानी कार्बोहाइड्रेट व पानी, है ना, तो ये सभी है। तो क्या होगा संतुलित आहार का अवयव? 67 का आंसर देख लीजिए क्या होगा। प्रोटीन वसा जरूरी है, विटामिन व खनिज जरूरी है, कार्बोज व पानी जरूरी है। तो संतुलित आहार में इन सभी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, आगे चलता हूँ। निम्नलिखित में से कौन खाद्य अपमिश्रण का प्रभाव है? अपमिश्रण आपको बताए थे, अपमिश्रण मतलब मिलावटी, है ना, मिलावटी चीज़ खाने से क्या होता है? तो आँखों की रोशनी जाता है मिलावटी चीज़ खाने से। आहार तंत्र के रोग होते हैं, माने आहार तंत्र यानी कि जो पाचन तंत्र हो गया, है ना, लीवर खराब होना। तो ये सारी की सारी बीमारियां होती है मिलावटी भोजन करने से। इसीलिए मिलावटी भोजन करने से आदमी को हर हालत में बचना चाहिए। ठीक है, मिलावटी भोजन नहीं, शुद्ध भोजन करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट कहता है वसा के अत्यधिक सेवन से कौन सी बीमारी होती है? तो ज़्यादा वसा खाएंगे यानी ज़्यादा तेल वगैरह खाएंगे, ज़्यादा घी वगैरह खाएंगे तो आपको कौन सी बीमारी होगी? मोटापा की बीमारी होगी, यानी आप मोटे ताजे हो जाएंगे। जो बहुत दुबले पतले होते हैं उनको डॉक्टर कहते हैं कि थोड़ा वसा का सेवन अधिक करिए, आप तंदुरुस्त हो जाएंगे, यानी हम मोटे हो जाएंगे। और फिर जो ज़्यादा मोटे हो जाते हैं उनको कहा जाता है वसा का सेवन कम करिए। निम्नलिखित में से कौन घरेलू गतिविधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन घरेलू गतिविधि नहीं है? खाना बनाना घरेलू गतिविधि है। बाजार जाना, अरे तो बाजार जाना घरेलू गतिविधि थोड़ी है। घर का ख्याल रखना, घर का ख्याल रखना ये भी घरेलू हो गया। बजट बनाना ये भी घरेलू चीज़ हो गया। ठीक है, घर का बजट बनाते हैं ना, बजट बना। बाजार जाना ये नहीं। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट आंसर हो गया बी। इसी के साथ अब ये ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो सिस्टम है वो समाप्त होता है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको इस परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 से 20 प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं और 10 प्रश्नों के ही उत्तर आपको देने हैं। तो जब 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं तो 10 का दीजिए। देखिए रंग चक्र क्या है ना, तो रंग चक्र बहुत ही अच्छा है। डीपीटी का टीका के बारे में पूछा जा रहा है, बचत के बारे में पूछा जा रहा है, कोलोस्ट्रम के बारे में पूछा जा रहा है, मानवीय संसाधन बहुत ही आसान सा प्रश्न है, अंकुरीकरण यानी अंकुर जो होता है, बहुत ही आसान आसान प्रश्न है। बस आपको धीरज रखना है और समझना है कि क्या पूछा जा रहा है। आप बिल्कुल आंसर दे सकते हैं। एकदम से सामान्य प्रश्न, कपड़ों की वार्षिक देखभाल कैसे करते हैं, खाद्य संरक्षण क्या होता है, खाद्य संरक्षण मतलब खाद्य को हम कैसे बेहतर तरीके से रखें, तो अच्छे से सुखा करके ड्राई वगैरह स्थान पर रखेंगे, है ना। व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। पिट्यूटरी ग्लैंड, देखो इस पर कितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं मास्टर ग्लैंड के बारे में। पर्यावरण प्रदूषण, डिम्ब वाहिनी नली। तो एक प्रश्न अगर आप ना जानो ना तो फिर अगले प्रश्न की ओर देखो, फिर अगले प्रश्न की ओर देखो, फिर अगले प्रश्न की ओर देखो। 10 में 20 में 10 का आप आंसर दे सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जाते हैं खास करके गृह विज्ञान में। ठीक है, तो आप आंसर दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप देंगे। देखिए, तो इसी के साथ मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। और इसके साथ मैं बता दूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप इसको सारे प्रश्न देख सकते हैं। सारे प्रश्नों के उत्तर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF बना करके मैं इसको पोस्ट कर दिया हूँ। आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ यदि हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने में आपको पैसे नहीं देने पड़ते और ना ही मुझे पैसे मिलते हैं। एक मिलता है तो क्या मिलता है? मिलता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, बच्चे देख रहे हैं और बच्चे पसंद कर रहे हैं। तो पसंद कर रहे हैं तो मुझे और एनर्जी मिलती है कि मैं इस तरह का काम और करूं,
ताकि इन फ्यूचर लगातार बच्चों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन या प्रीवियर जो भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना बहुत ही अच्छी आदत होती है और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है सो आपको रिपीट पूछे जाते हैं, तो ये आपको बहुत ही सार्थक होता है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो इस तरह से मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा और मैं कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करें, आप सफल हों, यही हमारी मनोकामना होगी। तो इसी के साथ मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ। सभी दर्शकों को धन्यवाद।